अस्सलाम वालेकुम सामीन। मोहसिन माई मेंटो की एक और एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक सीनियर इन्वेस्टर मौजूद हैं, मिसेस फरहाना शफीक। एक लेडी जिनको मैंने बहुत विजनली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हुए देखा है। और मैंने चाहा कि हमारी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट का एक तो रुझान नहीं है, और स्पेशली जब हम बात करते हैं कि ख़वातीन इस रूल को अडॉप्ट करें, तो उसमें भी हमें काफ़ी हद तक रिलक्टेंस नज़र आती है, और काफ़ी कम है तादाद में अगर हम इसको देखें। तो मैंने सोचा कि आज हम उनके एक्सपीरियंस से इस्तेफादा उठाते हैं और उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस फरहाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत दी और अपने इसमें पॉडकास्ट में मुझे मौका दिया बात करने का, क्योंकि मैं ये बात वाकईतन पहुंचाना चाहती हूँ, खासकर उन खवातीन तक जो घर में बैठी होती हैं, होम मेकर होती हैं, एंड दे आर वेरी प्रीशियस। लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल यूजलेस समझती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम they are totally dependent financially on their husbands or on their whatever male figure in their house. So मैं ये चाहती हूँ कि इस मामले में हमारी सोच बदले और हम एक पॉजिटिवली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल खवातीन के माशरे के साथ तरक्की करें। इंशाल्लाह मैम। सो काइंड ऑफ यू। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आपका सफ़र भी जारी हुआ इन्वेस्टमेंट का, कितना अरसा हो गया है, और आप किस तरह से इसको स्टडी करते हुए चली हैं अब तक। हाँ जी, कुछ ज्यादा तो मैंने नहीं किया। बेसिकली मेरे फादर जो थे वो इमिग्रेंट थे, पाकिस्तान में इंडिया से आए थे। हम्म। और वो जो थे वो उनके वालिदैन, मेरे दादा की बहुत उनकी यंग एज में डेथ हो गई थी, तो ही इज एक्चुअली सेल्फ मेड पर्सन। उन्होंने सही। यहाँ आके अपनी एजुकेशन वगैरह की, और उसके बाद उनका कुछ माइंडसेट इन्वेस्टमेंट का हमेशा से बहुत रहा। हालांकि वो सारी उम्र एज अ इंग्लिश प्रोफेसर इस्लामिक कॉलेज में पढ़ाते रहे, लेकिन साथ साथ उनकी हमेशा ये कोशिश थी, हमें भी वो इस मामले में बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे कि पैसा बढ़िया सोच समझ के खर्च किया जाए, और दूसरे जो पैसा बचे उसे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में डाल दें। हम लोग जब छोटे थे तो वो हमें कहते थे कि आप मुर्गियां पाल लें, चूजे पाल लें, ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके से उन्होंने हमारे साथ शुरू किया। फिर जब हम लोग थोड़े और बड़े हुए तो वो हमें एक सर्टेन अमाउंट देते थे और कहते थे आप इसको इन्वेस्ट करें, चाहे हम उसे डुबो भी दें, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानते थे। इसी तरह उन्होंने थोड़े हम जरा और बड़े हुए सभी बच्चों के साथ उन्होंने ये किया। उनकी एजुकेशन और उनकी तरबियत पे उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दी, और खासकर हम बच्चियों को उन्होंने न सिर्फ हाईली एजुकेट किया, बल्कि उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसीजन मेकर बनाया। मेरा ख्याल है ये मेरी बेस थी जो मेरे वालिद ने डाली। इवन जब मेरी शादी हुई तब भी उन्होंने मुझे जहेज वगैरह नहीं दिया, बल्कि एक सर्टेन अमाउंट दिया और कहा कि अब से इन्वेस्ट कर, और गाइड ग्रेट। भी किया। चलिए। तो मैम, आपका बैकग्राउंड क्या, एजुकेशन बैकग्राउंड फाइनेंस से या इन्वेस्टमेंट से रहा है? नहीं, मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा। मैंने सिंपल मास्टर किया साइंस ही उसमें एजुकेशन में मैंने मास्टर किया, और मेरा मेजर था जो साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी डेवलपमेंट, खासकर जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक करंट या एयर, जिसको हम नहीं देखते या बच्चे नहीं देख सकते, उसको बच्चों को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पोजीशन होल्डर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, और इसमें मेरा थीसिस काफी अप्रिशिएट किया गया। लेकिन बेसिकली उसके बाद मेरा इरादा ये था कि मैं अपने करियर को परसू करूंगी और मैं टीचिंग में जाऊंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहिए या फॉर्चुनेटली कहिए कि मेरी शादी सऊदी अरब में हो गई, और वहां पे खवातीन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जॉब के हवाले से। तो मैं समझे एक स्ट्रक हो गई घर के अंदर। फिर कुछ बच्चों की जिम्मेदारियां और घर की जिम्मेदारियां, वहां पे कोई आपके पास हेल्प नहीं होती, तो आपके पास इतनी फुर्सत भी नहीं होती। लेकिन जो अब्बाजान ने सिखाया था, अब्बाजान उसमें मुसलसल हेल्प आउट करते रहे और यही कहते रहे कि भाई आप जो बचा रही हैं वो आप लाइए और इसे इन्वेस्टमेंट
में डालिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रहनुमाई थी। और पहले मैंने एनआईटी में इन्वेस्टमेंट की और उससे मुझे अच्छा आउटकम होता रहा। और उस चीज ने, यानी जो मेरी अपनी इनकम थी इन्वेस्टमेंट की, उसने मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ स्टीम दी, कॉन्फिडेंस दिया। और मुझे ये हिम्मत दी कि मैं अपने जो भी जरूरी अखराजात हैं वो खुद उठा सकूं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरे ऊपर ऑब्लिगेशंस थी, जैसे ज़कात की, कुर्बानी की, या सदका खैरात की, या किसी की मदद करने की, या मेरे ट्रेवल की, वो हमेशा मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह बियर किए सारे अखराजात। और इसकी वजह सिर्फ इन्वेस्टमेंट थी। ग्रेट। सो मैम, आपका सफर जैसे आपने कहा कि एनआईटी से शुरू हुआ, आप कुछ भी सेव करती रही, आपने इन्वेस्टमेंट का पहले से एक अपने जहन, आपके फादर ने इनफैक्ट आपको नर्चर इस तरह से किया था, सारे आप बताती हैं अपनी बहन भाइयों को सबको कि सेव करें और सेव करके फिर इन्वेस्टमेंट करें। तो क्या इसकी आपने कुछ अंडरस्टैंडिंग ली थी? मैं स्पेशली इस बात को बहुत बेसिक इसमें इसलिए पिच करना चाह रहा हूँ कि अक्सर, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक कुछ बहुत थोड़ा बहुत है इन्वेस्टमेंट से इसमें, तो अक्सर हमने ये देखा है कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मतलब वो पढ़ते ही नहीं है या उनको पता ही नहीं होता। अगर हम बात करें कि भाई एनआईटी या म्यूचुअल फंड किसी की भी हम बात करें, या हम बात करें कि एक आईपीओ आ रहा है उसमें, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आपने उसको किस तरह से अडॉप्ट किया? पढ़ती थी एनआईटी में जैसे आपने कहा कि किया, कुछ पढ़ा उसके बारे में? बेसिकली ऐसा तो नहीं हो सका, मैं कुछ ज्यादा पढ़ नहीं सकी। उसकी वजह मैं आपको बता सकती हूँ कि उसकी वजह मेरी शदीद मसरूफियत थी। मुझे अल्लाह ताला ने 8 बच्चे अता किए, और उनकी तालीम और तरबियत में मैं एक्सट्रीमली बिजी रही, तो मेरे पास पढ़ने का तो ज्यादा टाइम नहीं था। लेकिन जितना मेरे लिए पॉसिबल था, जैसे ये आती थी एनुअल रिपोर्ट्स आती थी मुख्तलिफ कंपनीज की, तो उन्हें मैं बड़ी यानी गहराई से पढ़ा करती थी, उनका मिशन और विजन, फिर उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को समझने की पूरी कोशिश करती थी, उनके रेवेन्यू कितने बड़े हैं, ये सब कुछ। और ये मैं जस्ट कहना चाहिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करती थी। मुझे, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था कॉमर्स का या किसी भी चीज का, लेकिन बस क्यूरियोसिटी के लिए कि भाई कंपनीज कैसे बनती हैं। क्योंकि मुझे शुरू से बिजनेस से वाले साहब की तरफ से एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन थी। इवन जब मैं, आप सोचिए, सिर्फ 18 साल की थी, तो मेरे वाले साहब का पब्लिशिंग का कारोबार था। वो 1 साल के लिए वो पूरा कारोबार मेरे हवाले करके और वर्ल्ड टूर पे चले गए थे, अम्मी अब्बा दोनों। और मेरे लिए बहुत मुश्किल एक्सपीरियंस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे बहुत लर्न किया कि बिजनेस को कैसे चलाना है और कैसे ग्रो करना है। तो वही शायद चीज थी जिसने कि मुझे रिपोर्ट्स पढ़ने में, फिर डिफरेंट कंपनियों को सिलेक्ट करने में, तो इसमें मेरे ब्रोकर ने भी मेरी काफी हेल्प की। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी भी एफर्ट रही कि मैं उसको डीपली स्टडी करती रही, मुख्तलिफ कंपनीज को, और फिर उनके डिविडेंड को, उनके रेवेन्यूज को, उनकी सेल ग्रोथ को, ये चीजें मुझे यानी शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह समझ आती थी, हालांकि मुझे कोई कॉमर्स का, अकाउंटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा मैम, आपने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में अपने पैसे जी। इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें मुदारबा भी रहा है, आपने जैसे शेयर किया था कि इनमें शेयर्स की जी। जी। इन्वेस्टमेंट्स भी रही हैं, म्यूचुअल फंड्स भी रहे हैं, और थोड़ा बहुत रियल एस्टेट का भी आपका जी। जी। एक्सपोजर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खैर, खवातीन हमारे यहाँ गोल्ड में तो करती ही हैं थोड़ी बहुत, कि नहीं पेरेंट्स ने ज्वेलरी दी है फिर बच्चों को आगे देनी है, ये हमारे घराने का एक है। लेकिन इन सारी स्कीम्स का बेनिफिट लेना, और इसमें कोई कंफ्यूजन आती है तो किस तरह से आप इसको, कि भाई अगर एक चीज नई लॉन्च हो रही है, नहीं समझ में आती, तो उसकी फाइनेंशियल हाँ। लिटरेसी को करने के लिए आपने कुछ रिसर्च भी की है, आप रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़ती जी। रही हैं, जी। तो उसके बारे में जी थोड़ा सा मैंने एनकरेज रिसर्च कीजिए। जी जी जी। मैंने रिसर्च बहुत की। कुछ मेरी नेचर भी है ऐसी कि मैं हर चीज को बहुत डीपली रिसर्च करती हूँ, फिर डिसीजन लेती हूँ। ऐसे ही मैंने सऊदी अरब में भी एक कंपनी थी अल शामिल मुदारबा, उसमें हम्म। भी अल शामिल बैंक ही का वो था, तो उसमें मैंने की इन्वेस्टमेंट। लेकिन उनका जो टर्न आउट था वो ईयरली बहुत ही कम था, वो 3 to 4% और मैक्सिमम 6% देते थे। तो पाकिस्तान में उसकी निस्बत मुझे बहुत अच्छा टर्नआउट मिलता था। फिर तकरीबन 2005 की बात है कि मेरी जो एनआईटी की इन्वेस्टमेंट थी, अचानक एनआईटी जो था वो बैंक करप्ट हो गया, और उसके शेयर की जो कीमत थी वो बहुत तेजी से नीचे आई। तो मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि बेटे आप इससे पैसे निकालें, ये डूबने वाला है। तो मैंने फिर फौर वो सारे बेचे शेयर। अब मेरे पास ये था, समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, अब ये जो पैसे आए। तो भी वाले साहब ने कहा कि यानी एक ब्रोकर का बताया उन्होंने कि ये एक अच्छे ब्रोकर है, आप इनके पास जाए।
تو وہاں پہ میں بڑا شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے لوگوں سے ملوایا، اور وہاں پہ محترم جمدہ صاحب تھے جنہوں نے میری بہت مدد کی، کیونکہ میں اس معاملے میں بالکل زیرو تھی۔ اور پھر انہی کی مدد سے اور کچھ اپنی ریسرچ کی مدد سے میں نے مختلف کمپنیوں کو سلیکٹ کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ میں آپ کو بالکل یعنی کلیئرلی بتاتی ہوں، میں نے تھوڑی سی رفلی رکھی ہوئی ہے جسے کہنا چاہیے کیلکولیشن، کہ میں نے جب اپنی انویسٹمنٹ اسٹارٹ کی تو وہ 35,000 روپے سے تھی، صرف 35,000 روپے۔ اور یہ وہ رقم تھی جو میرے مہر میں مجھے میرے شوہر نے دی تھی، اور میرے والد نے کہا کہ اسے انویسٹ کر دو، پیسہ صرف وقت بڑھاتا ہے اور انویسٹمنٹ بڑھاتی ہے، بس سادہ سے تھے وہ، سادی باتیں کرتے تھے۔ تو الحمدللہ جب میں نے یہ انویسٹمنٹ اسٹارٹ کی صرف 35,000 روپے سے تھی، اور آج الحمدللہ مختلف کمپنیوں میں ڈالنے کے بعد اس وقت اس کی ورتھ تقریباً 2.5 کروڑ ہے، اور اس کے باوجود کہ میں اس میں سے 5 کروڑ روپے خرچ کر چکی ہوں، جو اس کا یعنی جو آیا اس کے ڈیویڈنٹ آئے یا مختلف کمپنیوں میں ڈالا، میں نے کسی میں بیچا، بعض اوقات مجھے ضرورت تھی۔ اور الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے 3 دفعہ حج کیا، اور تینوں دفعہ میں نے اپنے پیسوں سے کیا، ایون ایک دفعہ پوری اپنی فیملی کو اپنے پیسوں سے کروایا، اور یہ صرف اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے تھا۔ ورنہ سچی بات ہے، ایک عورت جو گھر میں رہتی ہے اور اس کے پاس کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ ایسا کرے۔ اور اس فائنانشیل بیک گراؤنڈ نے اور فائنانشیل اسٹرینتھ نے مجھے بہت سیلف کانفیڈنس دیا، اور اس کے لیے میں اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں ایک صحیح راستے پہ چلی، حالانکہ میں نے ایک دن بھی نوکری نہیں کی، اور بظاہر میں کچھ نہیں کماتی، لیکن اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے الحمدللہ میرے پاس ہمیشہ الحمدللہ بہت اچھی رقم موجود ہوتی۔ میم یہ بہت انکریجنگ بات ہے، آپ نے جو ٹائم اسپین آپ کا بتایا ہے، آپ نے بتایا اسپیشلی جب مہر سے آپ نے پیسے جو آپ کو ملے تھے وہ آپ نے انویسٹ کیے، اور وہاں سے آپ کی جرنی رہی، اور یہ بھی ویجیلنس رکھنا۔ یہ جو آپ 2005 کی بات کر رہی ہیں، آئی کین ریکال اس وقت بہت ایک ٹرموائل آیا تھا، تو ہاں بینکرپسی تو نہیں شاید، لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت ٹربل میں آ گئی تھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس وقت، 2005 میں بھی، 2008 میں بھی بہت، اور آپ نے اپس اینڈ ڈاؤنس بھی بہت دیکھے ہوں گے اس طرح جس طرح جی آپ جی جی، وہ کیونکہ تھا، لیکن الحمدللہ میرا ہمیشہ سے ہی ماننا ہے کہ بندہ اگر پازیٹیو رہے اور اللہ پہ توکل رکھے تو حق حلال کی کمائی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ سے سو دیٹس گریٹ۔ اچھا، یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے، جیسے ہی لیمن ٹرمز میں بات کرتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ انویسٹ کریں گے تو اس میں رسک بہت ہے، اور کچھ لوگ تو بہت لمبے لمبے اس میں پروفٹ بنا لیتے ہیں، لیکن اس میں پھر چلے جانے کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی کنسسٹنسی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ آپ کی میں دیکھ رہا ہوں کہ کنسسٹنسی کافی رہی ہے، کافی عرصے سے آپ نے جو بھی ہولڈ کیا، پھر اس میں آپ نے ڈیسیژن پہ آپ قائم رہی، اس کی آپ کو بینیفٹس نظر آتے ہیں کنسسٹنسی کے؟ اور میرا خیال ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میں سنی سنائی پہ نہیں چلتی، بلکہ میں ہوں رپورٹس دیکھتی ہوں، پوری دنیا کی تقریباً فائنانشل انسٹیٹیوٹس پہ میری نظر رہتی ہے الحمدللہ، اور میں نے اسٹڈی کرتی رہتی ہوں، امریکہ کا اسٹاک ایکسچینج ہے، جاپان کا ہے، چائنا کا ہے، انڈیا کا ہے، سب جگہ میری نظر رہتی ہے۔ لیکن وہاں پہ چونکہ حلال آپشنز بہت کم ہیں، تو اس لیے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ہی پریفر کرتی ہوں۔ اور باقی تھوڑا بہت میں نے ابھی جب ریٹائرمنٹ ہوئی میرے ہسبینڈ کی، ہم پاکستان آئے، تو تھوڑا سا میں نے یہ ریئل اسٹیٹ میں شروع کیا، اور الحمدللہ اب تک میں 4 پروجیکٹ پورے کر چکی ہوں، اور اس میں تقریباً مجھے جو ہے وہ 2 ملین کی فائدہ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو اب میں نے یہی سوچا کہ مطلب اس طرف بھی تھوڑی توجہ دی جائے، لیکن یہ پروجیکٹس میں صرف یعنی جسٹ ایز اے ایجنٹ کر رہی ہوں، میں ابھی بھی اس کے یعنی تجربے سے میں یہ جانی ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگانے میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، کیونکہ میں نے جو کیلکولیشن کی ہے اس کے حساب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں تقریباً آپ کو 50 to 66% انکم ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو وقت کے ساتھ، یہ نہیں کہ فوراً ہو جائے گی، یعنی آپ اگر 5 سال کے لیے لگائیں گے تو آپ اتنی امید رکھیں، 5 سال میں تقریباً آپ کے ڈبل ہو جاتے ہیں پیسے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ملٹی پلائی ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کے اوپر ریلائی نہ کریں، بلکہ خود پوری جو ہے نا تھوڑی ہمت کریں، بے شک آپ کا کوئی کامرس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کو کچھ بزنس اس کا نہیں پتا، لیکن اللہ نے کچھ ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت عقل رکھی ہے، اگر ہم مختلف کمپنیوں کی صرف رپورٹ ہی پڑھ لیں نا،
थोड़ा सा मेहनत का काम है, उनका विजन और वो देखें। अब तो ऑनलाइन हर चीज अवेलेबल है, हमारे जमाने में तो ये भी नहीं था। और फिर उसके बाद उनके रेवेन्यूज को पिछले 5 साल के देखें कि भाई कितने ये ग्रो कर रहे हैं। फिर उनकी लाइबिलिटीज चेक करें कि उनके पास कितनी लाइबिलिटीज है। और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड आफ्टर टैक्सेशन, और फिर अर्निंग पर ईयर पर शेयर भी देखें, और उनका डिविडेंड। और बेहतर है कि शुरू में आप जो है ना मीडियम रिस्क की कंपनीज दें, यही मेरी स्ट्रेटजी। और फिर आगे जाकर आप जो है कोशिश करें कि आप हाई रिस्क में चले जाएं, जब आपको समझ आ जाए कि भाई कैसे चलता है स्टॉक एक्सचेंज, और आपके अंदर से ना वो खौफ निकल जाए, हाय मेरा सब कुछ डूब जाएगा। डूबता कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी अकल डूबती है और कुछ नहीं डूबता। अगर हम थोड़ा सब्र से चले तो बदतरीन शेयर भी जो है ना वो कुछ ना कुछ हमें दे देता है। और असल जो मैं समझती हूँ सबसे अहम ये है कि हम सही वक्त पे सही फैसला लें, किसी पे रिलाय ना करें। तो इसी से हम ग्रो कर सकते हैं। अगर हम किसी पे भी रिलाय करेंगे, किसी भी अपने घर की मेल फिगर पे या फिर किसी ब्रोकर पे, तो वो तो हमें सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, और हो सकता है उन्हें हमसे भी कम इल्म हो। और सच्ची बात है, जिसका पैसा होता है दर्द उसी को होता है। तो इसलिए खुद फैसला करें। हमारे मैं बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में खवातीन के अंदर सेल्फ स्टीम न होने के बराबर है। और ये कल्चर ही, यानी कल्चर में ही ऐसा किया गया कि उनकी सेल्फ स्टीम खत्म कर दी जाती है। उन्हें घरों में किसी फैसले में शरीक नहीं किया जाता, चाहे वो बीवी हो, बेटी हो, माँ हो या बहन हो। सारे फैसले मर्द करते हैं। और उनको खासकर फिनेंशियल मैटर्स में तो बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करने दी जाती। ना उनके मामले ये उनके हाथ में दिए जाते मामला। इसकी वजह से उन्हें कोई सूझबूझ नहीं होती। तो बेहतर है कि हम अपनी बेटियों को, बहनों को, माओं को इन मामलों में इन्वॉल्व करें, और उनको थोड़ा बहुत एजुकेट करें, और खुद उनके हाथ में एक अमाउंट दें कि अब तुम इसे इन्वेस्ट करो, चाहे डुबो या रखो। ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। और ठीक है, शुरू में नुकसान भी होता है, लेकिन बस ये याद रखिए कि जो आपके मेहनत की कमाई है ना वो कभी जाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी मैम, ये तो बहुत वेल थॉट प्रोवोकिंग आपने गाइडेंस प्रोवाइड की है, स्पेशली जो आप इनकरेज कर रही हैं खवातीन को, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं हमें ये लगता है कि एक, और ये नंबर्स भी हमें बताते हैं कि एक मेजर हिस्सा खवातीन का है हमारी पॉपुलेशन की साइज में। और अगर हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं इसमें, जो कि नहीं होना चाहिए, और डिस्कार्ड करके फिर हम क्या कर रहे हैं, उनको हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं लाने दे रहे, और उनको फिर हम लिबर्टी नहीं देते। हालांकि अ, बहुत सी बार ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि अक्सर जगहों पे नेचुरली नागहानी या कोई आफत आ जाती है, छोटे बच्चे होते हैं, मर्द की डेथ हो जाती है, या फिर कोई और ऐसी चीज आती है, और इन्वेस्टमेंट्स की भी होती हैं, फिर भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि अगर बीवी का नाम नॉमिनी में है तो वो उसको फिर कैसे रिजॉल्व करना है, किस तरह से ट्रांसफर होगा, लीगल हेयरशिप का मामला कैसे होगा। तो ये सारी चीजें भी हमने देखा है कि रही हैं वहाँ पे खवातीन को। आपकी बिल्कुल बात बजा है कि वहाँ पे हमें फाइनेंशियल लिटरेसी देनी होगी, ना सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी, हमें उनको एम्पावर करना होगा किस तरह से जी जी। वो करें। मैम, सो काइंड ऑफ यू, आपसे जब भी मेरा इंटरेक्शन रहा है मेरे लिए लर्निंग ही रही है, और हमेशा मैं आपसे कुछ नई बात सीखता हूँ। अगेन इस दफ़ा भी आपने अच्छी अच्छी बातें की हैं, और आप अगेन आप अगर कुछ और यहाँ पे ऐड करना चाहें, स्पेशली इस चीज़ को देखते हुए कि इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, आपने जिस तरह कहा कि आप पढ़ती रही हैं, चाहे फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, इवन दो, और मैंने पर्पसली आपसे बैकग्राउंड पूछा था, इसी वजह से पूछा था कि मैं लोगों को ये भी मैसेज देना चाह रहा था आपके तवज्जो से कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड हो, फाइनेंस का बैकग्राउंड हो, तभी आप इनिशिएटिव लेके कर सकते हैं। आपकी मिसाल हमारे सामने जी है। हाँ जी, बस मेरा तो यही पैगाम है सारी खवातीन के लिए। जैसे मैंने अपनी बच्चियों को बहुत छोटी उम्र से उनकी जो भी सेविंग थी उसको इन्वेस्टमेंट में मैं लगाती गई, उन्हें सिखाती जा रही हूँ। और बाकी भी जो मेरे जानने वाले हैं उन्हें मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन नॉर्मली लोग इस तरफ नहीं आते, मोटिवेट नहीं होते, जो कि एक बड़ी अफसोसनाक बात है। और मेरा ख्याल है इसमें हमें काफी चेंज करने की जरूरत है कल्चर को। और हमारा दीन हमें ये सिखाता है, ये कोई अलग से नई बात नहीं है। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हजरत आयशा की बहन थी, जो उनकी साली थी हजरत अस्मा, वो अपना कारोबार करती थी। ऐसे ही जो मदीना में पूरे बाजारों की निगरान थी वो हजरत शिफा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी, जो पूरे बाजारों को मैनेज करती थी, यानी वो उनका स्टॉक एक्सचेंज थी।
اور وہ उनकी हम्म सारी जो खरीदारी थी उसको वो देखती थी। और ये हजरत उम्र फारूक के जमाने में होता था, यानी हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा जो खुद इतने बड़ी फिगर थी, उन्होंने भी एक औरत पे फाइनेंशियली मैटर्स को डील करने की पूरी जिम्मेदारी डाली हुई थी, और वो उसमें मुतमईन थे। फिर इसके अलावा जो निजाम रुपए का शुरू हुआ, या जो भी अशरफी और दरहम था, वो भी उन्हीं हजरत शिफाही की ये इनिशिएटिव था जिससे उन्होंने शुरू किया। उससे पहले सिर्फ चीजों का लेन देन होता था। तो हम्म बहुत सी चीजें ऐसी हैं हजरत, आप देखते चले जाएं अल्लाह के नबी वसल्लम के जमाने में कि वो किस तरह इनकरेज करते थे। यानी हमें बहुत ही गलत तस्वीर दी जाती है, माजरत के साथ मैं कहूंगी, हमारे पास जो दीन का वर्जन है वो बहुत गलत है। मैंने सऊदी अरब में 36 साल गुजारे हैं, और वहां मैंने देखा कि दीन को बिल्कुल ही अलग चीज है। जो हमें सिखाया जाता है वो कोई दीन नहीं है। वहां पे औरतों को मुकम्मल आजादी मिलती है इस सेंस में कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उनको उनकी जायदादों में से हिस्सा मिलता है, और वो अपने कारोबार करती हैं जिसकी टोटली वो मालिक होती है, उसके सारी इनकम उनकी होती है, और ये उन्हें पता है कि हमारा हक है। और इसी वजह से वहां पे आप देखिए कि बहुत से कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पे औरतों के हाथ में है। और ये हमारा दीन हमें सिखाता है। तो हमें यहाँ पे जो वर्जन मिलता है उसमें सिर्फ औरत के ऊपर डंडा रखा जाता है या कोड़ा रखा जाता है, औरत की पर्सनालिटी को खत्म कर दिया जाता है, उसे ग्रोम भी नहीं होने दिया जाता। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज्यादा खवातीन है पाकिस्तान में, और बेहतरीन टैलेंट यहाँ मौजूद है। और अगर उसको ग्रो करने का मौका दे, जो कि सबसे पहले जिम्मेदारी वालिदैन की है कि वो इस पे ना गौर करें कि लोग क्या कहेंगे, बच्चे का टैलेंट और बच्ची का टैलेंट देखकर उसको आगे बढ़ने दें। सब डॉक्टर इंजीनियर बन के कामयाब नहीं हो सकते। बहुत से लोग जो है वो इसमें जाके बिजनेस में जाके ज्यादा कामयाब होते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी सी चीज शुरू हुई है कि लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे घर से कारोबार शुरू किए हैं, और ज्यादातर खवातीन है। तो मैं बिल्कुल। यही कहूंगी कि इस मामले में इंकरेजमेंट बहुत जरूरी है, और लोग क्या कहेंगे का डर हटा दीजिए, दीन का गहराई से मुताला कीजिए, तो आपको समझ आएगा कि इस्लाम जितने लाड एक औरत पे उठाता है और फाइनेंशियली उसे जितना स्ट्रॉन्ग करता है, उसको मेहर दिलवाता है, फिर उसको शौहर से नाना नुस्खा देता है, बाप से उसको जायदाद मिलती है, जायदाद में हिस्सा मिलता है, बेटे से उसको जो है बेटा बाप उसकी जो है, और भाई शौहर ये सब चारों उसकी जितने उसके अखराज जाते हैं वो खाने के पाबंद है। और जो किफायत उसका ये माल है बिल्कुल। वो टोटली उसका माल है, वो चाहे तो जैसे चाहे खर्च करे, और ना करे तो कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता कि वो खर्च करे। उसकी जो जरूरतें हैं वो जिम्मेदारी उसकी नहीं है, वो उसके महरम पर है। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर कुछ बेचारी खवातीन कमाती भी हैं तो उनसे ले लिया जाता है कि भाई अब तुम घर से निकली हो तो ये तो हमारा है। हालांकि सरियन और शरियन शरन बिल्कुल गलत है। औरत का माल सिर्फ औरत का है, उसका हक है वो जैसे चाहे खर्च करे, कोई उससे सवाल भी नहीं कर सकता कि तुमने ये माल कहाँ खर्च किया। और ये बात याद रखिए कि जितने भी फाइनेंशियल मामला होते हैं उनमें सबसे बेहतरीन चीज खामोशी है। आपने जो कुछ करना है, आप सिर्फ उससे बात कीजिए जो उससे मुतालिक है। हर एक को अपनी कहानी मत सुनाइए, सब जगह जाके मत गाइए कि आपके इतने पैसे बन गए। नहीं, दुनिया में हासिल ज्यादा है और साथ देने वाला कोई नहीं है। अपने मामला को अपने भरोसे पे, अल्लाह के भरोसे पे लेके चलिए, और छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए। मैं तो यही कहूंगी सब खवातीन को, सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर दें, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। अब यानी इससे कम क्या हो सकता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के जाके शेयर खरीदने शुरू किए रहे, आहिस्ता 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 हर महीने की बचत, एक जोड़ा ना बनाएं उसकी बचत लगाएं, एक जोड़ा भी आजकल 5,000 का आता है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, आप खुद हैरान हो जाएंगी कि कुछ ही अरसे में आपके पास कितना अच्छा अमाउंट आ गया, जो हर बुरे वक्त में आपके काम आ सकता है। बस एक आखिरी बात मैं कहूंगी, आज से 8 साल पहले मेरे शौहर को कैंसर हो गया था, और उस वक्त सबसे ज्यादा मुझे हौसला इस इन्वेस्टमेंट ने दिया था कि उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे मौजूद थे, और बाद में बच्चों की केयर के लिए भी थे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने उन्हें शफा दी और इसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट और इस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से मैं टूटी नहीं, मैं बहुत मजबूती से खड़ी रही और अपने बच्चों को भी लेके खड़ी रही। वरना मेरा ख्याल है कि अगर कोई और खातून होती तो शी विल बी फिनिश। बिल्कुल मैम, आपकी केस स्टडी मेरे सामने रही है, इसीलिए मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि आपका एक सिंबलाइज वर्जन हम खवातीन के सामने प्रेजेंट करें। सो काइंड ऑफ यू, जजाकल्ला मैम फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। बहुत मैं मोटिवेशनल आपकी आपने बहुत बात की। शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया और हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छे मशवरे लेके आप आते रहे। अल्लाह आपको उसकी दुनिया आखिरत में बेहतरीन जगह दे और बरकत आमीन दे। आप आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
नाजरीन, आप सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।